नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं माइंड योर बिजनेस। माइंड योर बिजनेस काफी दिनों से लोग मांग कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई शेयर बाजार पे बात करो। तो आज आपकी मांग पूरी कर रहा हूं और शेयर बाजार पर बात करने के लिए अपने साथ हैं एक खास मेहमान। कई मुद्दे भी हैं, लेकिन उन मुद्दों पर चलने से पहले अपना बड़ा मुद्दा उठा लूं। आपसे आग्रह करना है कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी भी बजा दें, ताकि आपको खबर मिलती रहे कि कब नया वीडियो आया या कब नया लाइव आया। और इस वीडियो के लिंक शेयर भी कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। माइंड योर बिजनेस सीरीज में खास तौर पर सत्यहिंदी.com के लिए बनाता हूं, आपको पता है। और सत्यहिंदी.com एक कोशिश है कुछ पत्रकारों की उस सच को सामने लाने की जो सच तथा कथित मेन स्ट्रीम मीडिया पर सामने नहीं आता है। सत्यहिंदी.com की मेंबरशिप स्कीम खुल गई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं कैसे मेंबर बन सकते हैं। वहां एक लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे, उसके आगे का रास्ता आपको पता चल जाएगा। और अब हम बात शुरू करते हैं बाजार की। बाजार का जो माहौल है, इसमें भरोसेमंद सलाहकारों की बहुत सख्त जरूरत है और ऐसे एक भरोसेमंद सलाहकार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आपसे मैं परिचय करवाता हूं। मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं संदीप जैन, ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के। और इनको सब जानते हैं, ज्यादातर लोग इनको जानते हैं, इनके फैंस भी हैं। मैं आगे इनके साथ एक नियमित कार्यक्रम शुरू करने की तैयारी कर रहा हूं जिसमें ये सीधे सवालों के जवाब देंगे। लेकिन आज मेरे पास ही सवाल हैं, वक्त भी थोड़ा कम है, तो मैं अपने ही सवालों के जवाब ले लेता हूं। और जब वो दिन आएगा उस दिन हम उन सवालों के जवाब भी इनसे लिया करेंगे और उसका मैं शेड्यूल आपके साथ शेयर करूंगा कि कब कब संदीप जी हमारे साथ नियमित रूप से जुड़ेंगे। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है माइंड योर बिजनेस पर, एक बार फिर वन आलोक जोशी पर। थैंक यू सो मच आलोक जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये बिजनेस का जो शो है आपका, इसका टाइटल बहुत अच्छा लगता है, माइंड योर बिजनेस। और हम भी पूरी माइंड लगा के आपके इस शो में पूरी कोशिश करेंगे कि राय देने की मार्केट्स के ऊपर। और एंड थैंक यू वेरी मच, आप रेगुलर बेसिस पे मुझे बुलाने की बात कर रहे हैं। एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प योर व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। जी, तो संदीप जी, सबसे पहले तो माहौल जरा, आज इस वक्त का जो माहौल है, पब्लिक आधे लोग कह रहे हैं कि भाई भाग जाओ, बाजार के चक्कर में ही मत पड़ो, इस तरफ देखो भी मत, सब बेचकर कैश ले लो और कैश का सोना ले लो, सोना खरीद कर चारपाई के नीचे गाड़ दो, इतने तक लोग बताने लगे। क्या बाजार में आने का या बाजार से निकलने का, क्या करने का है? देखिए आलोक जी, मैं जिस दिन 7500 का लेवल था और 23-24 मार्च थी, और उसके बाद 1 अप्रैल को न्यू फाइनेंशियल ईयर आता है और 6 अप्रैल को नवमी थी, रामनवमी, और फिर उसके बाद अक्षय तृतीया था अप्रैल में। उन वक्त में भी 1 अप्रैल को कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई एनालिस्ट या कोई ब्रोकरेज हाउस ये हिम्मत कर ले कि स्टॉक दिला दे उस टाइम पे। बट उस टाइम पे भी ऐसे स्टॉक्स आलोक जी निकल रहे थे, एफएमसीजी, आईटी, फार्मा, केमिकल्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे ब्रोकिंग बिजनेस मुझे पता कि चल रहा है क्योंकि बंद नहीं हुआ। और ब्रोकिंग सीडीएसएल जैसी एक कंपनी, मतलब जो बेसिकली डिजिटलाइजेशन और इन टाइप के, तो हर समय आपको कारोबार मिलते हैं। आपको बहुत ज्यादा सेक्टर स्पेसिफिक होना पड़ता है, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ता है। और ये जो सोना वाली बात है, सर्टेनली देखिए, गॉड तो इंपॉर्टेंट है। ये गॉड का मतलब है गोल्ड, जी फॉर गोल्ड, ओ फॉर ऑनलाइन एंड डी फॉर डिविडेंड डिपॉजिट्स, ये हमेशा रहेंगे। तो मैं 10-20% का कंपोनेंट गोल्ड का हमेशा चाहने लगा हूं कि इस टाइप के माहौल में काम आता है। बट फिर भी जिन लेवल्स पे गोल्ड अभी है, मुझे नहीं लगता कि अभी बहुत अट्रैक्टिव है। 50,000 के लेवल्स पे गोल्ड, यहां से अगर 60 भी हो जाए 3 साल में, तो भी आपको 6% की कैकर देता। तो बेस्ट थिंग इज आप एक अच्छी बैंक की एफडी ले लें, वो ज्यादा अच्छा है। बट उससे भी ज्यादा मैं तो कहूंगा कि अच्छे स्टॉक्स अभी भी बाजार में अवेलेबल है, जिनके धंधे चल रहे हैं। कितना ही लॉकडाउन हो जाए, उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे। एफएमसीजी वाली कई कंपनियां, इवन एचयूएल, आईटीसी, नेस्ले, और वैल्यूएशंस महंगे होते हुए भी उनकी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। सो ओवर पैनिक करने की जरूरत नहीं है और हर मार्केट्स चल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल आता है 10,500-11,000, एक रेंज है जहां पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मानने लायक बात है, 10,800 से लेकर 11,200 वहां प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बट नीचे के लेवल पे बाइंग भी आएगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार अनलॉक की तरफ भी उतना ही ध्यान दे रही है जितना लॉकडाउन में दी थी। एंड इकोनॉमी में जब इम्पेटस आएंगे, इतने फंड्स आएंगे, बाहर की लिक्विडिटी आती है, जब अट्रैक्टिवनेस बढ़ती है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट में बाइंग आती है। सो अननेसेसरी पैनिक नहीं करना चाहिए, मेरी राय।
तो लेकिन आपने साथ में प्रॉफिट बुकिंग का जिक्र किया कि 10,500 से 11,000, यानी कि ये आप निफ्टी का लेवल बता रहे हैं। निफ्टी जब वहां पहुंचता है तो इस बीच में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई जिन लोगों को पहले मौका नहीं मिला, ऊंचे पे बेच के निकल नहीं पाए, फंसे हुए हैं, उनको जब बाजार इस लेवल पे दिखाई पड़े तब निकल जाना चाहिए। ये अब दूसरा चांस मिल रहा है। इससे आप सहमत हैं? नहीं, एक चीज तो है, बहुत सही सवाल है आपका। जिन लोगों ने देखिए 7,500-8,000 में एंट्री ली है, उन लोगों को गजब का पैसा बना है। क्योंकि आप देखिए 8,000 पे उस आदमी ने हिम्मत की, उस इन्वेस्टर ने, और एंट्री ली। और इस बार ऐसा हो गया है कि बहुत नए डीमैट अकाउंट्स खुले और बहुत नए नए लोग आए हैं। मैं ट्विटर पे भी एक्टिव हूँ काफी, मैं मेरे जो फॉलोअर्स है या जो ट्विटर फ्रेंड्स है उनको काफी जवाब देने की कोशिश करता हूँ और उन लोगों से इंटरेक्ट भी करता हूँ। रोज कम से कम 2-3 घंटे में सारे कॉल्स जब हैंडल करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, तो ऐसा लगने लगा कि बहुत नया पैसा आया है और स्मार्ट मनी भी आया है। इस बार लोग बेटर पढ़ के आ रहे हैं। 2008 में जो माहौल था या 2000 में या हर्षद मेहता के टाइम पे जो स्कैम हुआ था, उस टाइम पे जो चीजें थी और अब में बहुत फर्क है। अब लोग एक्चुअली में एजुकेटेड हैं, लोग समझ के आते हैं, लोगों को ये पता कि उनको बहुत कुछ पता नहीं है, ये भी उनको ये क्लैरिटी है। सो दे कम टू द एक्सपर्ट्स, दे टेक एक्सपर्ट्स एडवाइस, प्रॉपर्ली खरीदते हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने नीचे के लेवल्स पे अगर खरीदा है तो ये एक अच्छा लेवल है। 10,000 850 पे 2 बार रेजिस्टेंस मिला है और 11,000 के आसपास पहुंच के 11,200 एक एनीवेज बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और जब बैंक निफ्टी और निफ्टी अलग अलग चाल देने लग जाती है, जब डाइवर्जेंस दिखता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। और इवन एफआईआईज और डीआईआईज के भी मूव्स अलग है। तो मुझे लगता है पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग में कोई बुराई नहीं है और कहीं ना कहीं सेक्टर रोटेशन करेंगे और अच्छे स्टॉक्स फिर भी मिलेंगे। और इस शो के अंत में भी आप, मुझे पता है कि आप स्टॉक के बारे में पूछेंगे तो मैं आइडिया तो ये तो आपने, मैं बात इसलिए कर रहा हूं, अनेक लोग सवाल पूछते रहते हैं, तो ये और ये लेवल्स की चर्चा, दरअसल सच बात बताऊं तो ये मेरी समझ में नहीं आती है, लेकिन मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैं उस कैटेगरी का हूं जिस कैटेगरी की बात आपने की अभी, उस पर मैं अंत में जाऊंगा। लेकिन मेरा ख्याल है ट्रेडर्स को जिस सलाह की जरूरत थी वो मिल गई है। अब कुछ लोग और सवाल पूछना चाह रहे हैं। इमीडिएट सवाल है, यस बैंक का एफपीओ, वो यस बैंक जो कचरा हो गया था, वो यस बैंक जो डूब गया था, वो यस बैंक जिसको एसबीआई और तमाम दूसरे बैंक मिलकर उबारने आए हैं, और उसका शेयर कुछ लोगों ने खरीदा और वो 30-35 रुपए तक पहुंचा, वहां बेच भी लिया। उनमें से ही जो उसको बचाने के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने भी सस्ते में खरीदा, महंगे में बेच लिया, ऐसा किया है। उसका अचानक एक बड़ा सा एफपीओ आ रहा है। इस एफपीओ पे क्या करना है पब्लिक की समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे यस बैंक का क्या करें। मैं लोगों को एक ही बात कहता था कि भाई इसमें मेरा ख्याल है कि आगे पैसा आपका बन जाएगा, बच जाएगा। अब जिसने 300 पे खरीदा है वो क्या करे, सबसे पहले तो वो सवाल पूछता था। मेरा कहना था भाई मुझे लगता है कि आपका पैसा तो डूब चुका है, अब इसे आप यहां बेचोगे तो क्या पाओगे, इसलिए कुछ समय इंतजार कर लो, या आपको कोई बहुत बेहतर बेट दिख रही है उस पैसे में खरीद सकते हो तो किसी समझदार आदमी की राय ले लो। लेकिन अब आ गया है एफपीओ, 12 रुपए से 13 रुपए का प्राइस बैंड है और 32 रुपए कुछ पैसे पे बंद हुआ आखिरी, मेरा ख्याल है यस बैंक, वो 12 से 13 रुपए में मिल रहा है। तो क्या बड़ी लॉटरी लग रही है, जम के अप्लाई करना चाहिए या कोई खतरा है? नहीं नहीं, खतरा देखिए बहुत सवाल इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा और काफी रेलेवेंट है आज के इस शो के लिए भी और जो समय है, क्योंकि कल से ये एफपीओ खुल रहा है 15 तारीख से। तो बहुत रेलेवेंट और बहुत सवाल आ रहे हैं। देखिए आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है जब मैं टीवी शोज पे भी आता हूँ, जब भी ये सवाल पूछा जाता था कि यस बैंक में क्या करना चाहिए ट्रेडर्स, और जब टूटा नहीं था या ये लॉक इन में नहीं गया था, तब था अ बिग नो टू यस बैंक। बट अब जब एफपीओ आया है, अ बिग यस टू यस बैंक एफपीओ। तो कहने का मतलब ये बिग यस टू यस बैंक का एफपीओ का मतलब ये है कि इसमें एक तो 12-13 रुपया का जो रेट है, और मार्केट की रेट देखिए ऑलरेडी टूट के, हालांकि अभी भी 20 रुपया है और मजबूत हाथों में चली गई है। पहले हैंड्स जो थे और अब हैंड्स, उसमें फर्क है। एंकर इन्वेस्टर्स का भी रिस्पॉन्स अच्छा ही आएगा ऐसा लग रहा है देख के। और मुझे लग रहा है जो ग्रे मार्केट प्रीमियम्स है, क्योंकि देखिए एक ऑनलाइन मार्केट चलता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से काफी आइडिया लगती है, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन रहती है, वो भी देखना चाहिए। तो वहां पे 1 रुपए तक का ग्रे मार्केट का प्रीमियम था इस पे, और अब भी ये 40-50 पैसे। जब मैं शो में आ रहा था तो सर्टेनली मैंने ऑनलाइन चेक किया तो 40-50 पैसे के लगभग चल रहा है। और एप्लीकेशन में मैं राय दूंगा
कि जनरली पहले जरा ये समझा दें संदीप जी, ये 1 रुपए या 50 पैसे प्रीमियम मतलब जो 12-13 रुपए भाव दे रहे हैं वो 14 रुपए में बिकने की संभावना है। हाँ, राइट। मतलब इसमें क्या होता है कि एक पहले ही एनालिसिस हो जाती है और कई लोग अपनी कैलकुलेशंस करके रखते हैं कि ये 14 रुपए तक तो होएगा ही। और देखिए एक तरफ मार्केट में अब 20 रुपए तक आ गया है और हो सकता है कि अभी 8-10 दिन और थोड़ा नीचे आ जाए, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि 14-15 रुपए के लगभग एक प्राइस डिस्कवरी हो जाए, जो ग्रे मार्केट्स कह रहे हैं। और प्लस एप्लीकेशन भी बिक रही है। एप्लीकेशन का मतलब 2 लाख की अगर आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसका जो एक कोस्टैक रेट बोलते हैं इसको, वो करीब 3500-4000 के लगभग है। तो 4000 रुपए, हाँ, आज मार्केट टूटा तो सुबह तो 4000 थे और अभी 3500 रुपए। तो इसका मतलब आप 2 लाख रुपए लगाते हैं 7 दिन के लिए, 3500 रुपए मिलते हैं। तो ऐसा एक मतलब कैलकुलेशन ये देता, रफ कैलकुलेशन। तो ये गणित चलती है, वो जो लोग वो काम करते हैं वही समझते हैं, वही नहीं, ये सब लोग समझने लग गए हैं। ऐसा नहीं है, जो लोग एफपीओ में आईपीओ में लगाते हैं वो लोग एनालिसिस भी करते हैं, फंडामेंटल्स भी देखते हैं, टेक्निकल्स भी देखते हैं, मार्केट के फंडामेंटल्स भी देखते हैं कि माहौल। अब जैसे एसबीआई कार्ड था, जब आईपीओ आया था तो बहुत बिग बैंक आईपीओ था और लग रहा था कि बहुत बड़ा पैसा बनेगा, बट लिस्टिंग होते होते 755-56 रुपया जो लिस्टिंग प्राइस थी और आईपीओ प्राइस थी वो ही थी, और उसके बाद काफी टूटा, लोग निराश भी हुए। तो ऐसा होता है, बट फिर भी लोग बाग ग्रे मार्केट के प्रीमियम्स देखना चाहिए। जब वेबसाइट पे ऑनलाइन इतनी इजीली अवेलेबल है तो पर एप्लीकेशन की रेट को कोस्टैक रेट बोलते हैं, वो क्या है, और पर शेयर की रेट क्या है जिसको ग्रे मार्केट जीएमपी बोलते हैं, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो क्या होती है, उसको देख के आप आईपीओ में लगाएंगे तो चांसेस कम है कि आप को फेलियर हाथ लगेगी। लेकिन ये काम तो 2 नंबर का ही है ना, ये काम कहीं किसी ऑथराइज जगह तो नहीं मिलता है। नहीं, बिल्कुल भी ऑथराइज नहीं होता ये, बट एक रेट्स चलती रहती है ऑनलाइन, ठीक है, मतलब आइडिया लगती है। और अब एक छोटा सा इसका जवाब देते हैं, अगर कि जिसके पास यस बैंक था अभी, उसके लिए अच्छा ये नहीं है कि उसको बेच दे अभी तुरंत, या जिसके पास कल बेच दिया होता तो बड़ा अच्छा होता। आज भी 20 रुपए का मिल जाए, कल सुबह 20 रुपए 18 रुपए में बिक जाए तो उसको बेच देना चाहिए, क्योंकि ये भाव जो दिखा रहा है 13-14 रुपए के आसपास का भविष्य दिखा रहा है। बिल्कुल बहुत सही चीज है। और इनफैक्ट ये मैंने ट्वीट पे भी मुझे किसी ने पूछा था, यही जवाब मैंने 4 दिन पहले दे दिया था, 3 दिन पहले। फिर मैंने वापस से हम लोगों ने क्लाइंट्स को बिकवाया भी है। बट इसमें एक चीज है कि लॉक इन के जो शेयर्स हैं मोस्टली वो तो बिकेंगे नहीं, और जिन लोगों को बेचना था खुले वो लोग ने बेच चुके हैं। तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के हाथ में नहीं है, बट जिनके पास भी है वो बेच सकते हैं और यहाँ पे आईपीओ में लगाइए, एफपीओ में, क्योंकि यहाँ तो आपको अलॉटमेंट आना ही आना है। और अब ये रेट जो पर शेयर की रेट 40 पैसे के लगभग आ गई है, जो मैं 1 रुपया बता रहा था ये भी 40 पैसे भी है। लोग बाग ये भी अंदेशा लगा रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा। आज जैसे ही डिस्कशन हो रहा था हमारे पास भी कई लोग आते हैं, बातचीत करते हैं कि कहीं नेगेटिव में भी हो जाए, एसएलबीएम पे भी इसका काफी काम चल रहा है। तो डर तो है, बट देखिए आप अपनी रिस्क को समझते हुए लगाइए। हम लोग हमारे क्लाइंट्स को वैसे 2 लाख की एप्लीकेशन रेकमेंड कर रहे हैं लगाने की, क्योंकि इसमें अलॉटमेंट पूरा आएगा। 15,000 करोड़ का एफपीओ है, बहुत बड़ा, और 15,000 की एप्लीकेशन मिनिमम लगती है। तो कुछ पैसा मेरे हिसाब से बनना चाहिए, क्योंकि बैंक को पैसे की जरूरत भी है, इसलिए ये यस, हाँ, तो बैंक को पैसे की जी। अच्छा, एक दूसरा साथ में एक आईपीओ बड़े दिनों के बाद बाजार खुला है, जैसा लग रहा है अभी तक आईपीओ ठंडे थे। रोजारी बायोटेक का आईपीओ आ रहा है, वो क्या है, उस पर कोई राय देंगे आप? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक सबसे बढ़िया चीज इस आईपीओ की ये थी जो एक, और इस समय बायोटेक, दरअसल बीच में रोक रहा हूं आपको, लेकिन बायोटेक के नाम से अचानक सब जाग उठते हैं, उनको लगता है कि वो कोविड का टीका बनाने वाली है, उसकी दवा बनाने वाली कोई कंपनी है, और इस समय फार्मा में बायोटेक में ही पैसा लगाने का मौका है। क्या उस तरह जाना चाहिए उधर? बिल्कुल यही एक रीजन है कि ये एक फैंसीड सेक्टर है अभी। और केमिकल्स के सेक्टर में तो मैंने इतने सारे कंपनियां फेवरेट्स और इतने सारे स्टॉक्स रेकमेंड भी किए हैं, भले वो गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स हो, आरती इंडस्ट्रीज हो, अतुल लिमिटेड हो, या आपके भारत रसायन हो, सब मल्टीबैगर्स, दीपक नाइट्रेट, बहुत सारे स्टॉक्स। तो उसी सेगमेंट से अगर कोई आईपीओ आता है तो ऑलरेडी काफी हॉट हो जाता है वो आईपीओ। और रोजारी बायोटेक ठीक ठाक फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, थोड़ा वैल्यूएशंस मुझे स्ट्रेच लग रहे हैं आईपीओ के, बट फिर भी अप्लाई करते। तो इसका भी जो जीएमपी है वो पर एप्लीकेशन 500-550 रुपए के लगभग चल रहा है, और शायद वो रेट जो है 100-125 रुपए के लगभग है, वो मैंने ध्यान नहीं दी जो पर है। तो मोटा मोटी मेरे हिसाब से लगाना चाहिए, बट अलॉटमेंट के चांसेस इसमें बहुत कम रहेंगे, क्योंकि एक छोटा
आईपीओ है, बट और कुछ तो एप्लीकेशन फॉर्म्स भी फिजिकली अवेलेबल नहीं है, कुछ तो लॉकडाउन की भी प्रॉब्लम है। जैसे इसमें भी आप वही 2 लाख रुपए की एप्लीकेशन रेकमेंड कर रहे हैं, या इसमें सिंगल लॉट वाली जो नॉर्मल लोग लगाते हैं आजकल? इसमें 15,000 की, इसमें बिल्कुल 15,000 की, बहुत सही सवाल है। यस बैंक के लिए वो स्पेशल एक स्ट्रैटेजी बताया हूं मैं, वहां पे भी आप 15,000 का ही लगाइए, जितना उतना ही लगाइए, बट इसमें तो 15,000 की लगानी है, क्योंकि ओवर सब्सक्राइब भी होगा, और छोटा जब आईपीओ होता है तो भले वो 2 लाख की हो या 15,000 की हो, रिटेल के लिए वो सेम ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक आर्बिट्राज जो रिटेल को दिया जाता है, कोटा है, उसको एनकैश करो और पूरे फैमिली अकाउंट्स के थ्रू लगाए। हम लोग तो ये भी बोलते हैं कि आप एचयूएफ का अकाउंट खुलवाइए, आप अपने न्यू बॉर्न बेबी तक का भी अकाउंट खुलवा सकते हैं, किड्स का, भले वो जरूरी नहीं कि मेजर हो जाए, उनका भी अकाउंट खुलवा के आप जितने पैन कार्ड घर में इकट्ठा कर सकते हैं उसमें आपको लगाना चाहिए, और पैसे बनते हैं इस स्ट्रेटेजी में जी। अच्छा, अब जो है बड़ी खबर इस हफ्ते की है रिलायंस की एजीएम। रिलायंस की एजीएम में क्या देखेंगे? एक तो पिछले दिनों ऐसा लग रहा है कि सारे घर का सामान बेच रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि साहब, आपके पड़ोस में कोई बड़ा अमीर आदमी बैठा हो और वो अपना घर का फर्नीचर बेचना शुरू कर दे तो आप क्या सोचेंगे? तो जिस अंदाज में मुकेश भाई जियो प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बेच रहे हैं एक के बाद एक, और एक से एक बड़ी कंपनियों के नाम आते जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं। पहले लगा 2-4 बिका, थोड़ा बिका, चलो बाकी तो ये आईपीओ में लाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीओ के पहले ही वो सारा हिस्सा बेच के निपटा देंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बहुत एक बात की दाद देनी पड़ेगी। देखिए जो रिलायंस ने करके दिखाया है, जो जियो प्लेटफॉर्म्स ने करके दिखाया है, एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। किस तरीके से इन्होंने जीरो डेट बनने का एक टारगेट दिया था, उसके पहले हो गए, और जिस वैल्यूएशन पे बेचा, इतने सारे अलग अलग टाइप के इन्वेस्टर्स आना, कोई एक आता, दो आता, समझ में आता, फेसबुक तक रुक जाती बात। और उन्होंने शायद पिछली बार अपने उसमें अनाउंस भी किया था रिजल्ट्स के टाइम पे कि हम लोग बहुत सारे इन्वेस्टर्स लाइंड अप और आएंगे, और इनको एग्जिट भी देने के लिए ये लोग इसको वैल्यू अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, और आईपीओ भी आएगा रिलायंस जियो का, और हो सकता है नैस्डैक में भी लिस्टिंग हो। फिर रिटेल है, रिटेल में होगा। फिर ये जियो प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, और इतनी वैल्यूएशन, इतने बायर्स मिलना, और अभी भी मुझे लग रहा है कि रोज कुछ ना कुछ होगा। फिर अरामको की डील होने वाली है, तो मुझे लगता है कि, और कुछ मुझे सुनने में आ रहा है कि कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड भी कुछ एक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी बातें आ रही है दबी जुबान में कहीं। पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ, पिक्चर अभी बाकी है। मतलब इस चीज में तो मानना पड़ेगा कि ऐसे सरप्राइजेस और ऐसी न्यूज मेकिंग, मतलब एकदम फैक्ट्री बन गई है कि हर हफ्ता सैटरडे को ये इंतजार रहता है कि कुछ ना कुछ रिलायंस की तरफ से न्यूज आएगी। जैसे पहले एफएम से इंतजार रहता था ना, सितंबर अक्टूबर में या अगस्त में, कि हर फ्राइडे को 4:30 बजे कुछ आने वाला है, तो वैसा ही यहाँ पे हो गया है कि कुछ ना कुछ बड़ी चीज आने वाली है। सो हैट्स ऑफ। और इनफैक्ट रिलायंस ग्रुप को तो वैसे ही आप 7th वॉरेन बफेट को डाउन कर दिया और 7th रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड हो गए हैं। सो दैट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया एज अ होल। तो एजीएम में क्या, किस चीज पे नजर होगी? क्या एजीएम में, जैसे लोग कह रहे हैं भाई पहले वो बोनस अनाउंस कर देते थे, उस तरह के लक्षण तो नहीं दिख रहे हैं इस वक्त? नहीं, आप ऑलरेडी देखिए रेट ही बोनस जैसी कर दी, पूरा डबल हो गया। 1200 से कोई चीज 2000 हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि बोनस का अनाउंसमेंट होगा। बट सर्टेनली मुझे ऐसा लगता है कि प्लान्स जो है उनके, एक वो जियो रिटेल को लेकर और जियो प्लेटफॉर्म्स को लेकर ही उनके ऊपर होगा। कुछ और भी जो इनका वैल्यू अनलॉकिंग है और अरामको की डील को लेकर, तो मुझे लगता है बिग बैंग अनाउंसमेंट्स आने चाहिए। एंड आई थिंक दे हैव गॉट वेरी एग्रेसिव। उनको ये समझ में आ गया कि ओल्ड इकोनॉमी और न्यू इकोनॉमी दो अलग अलग चीजें, और वो भी ऐसे ही सोचते हैं चेयरमैन साहब भी कि ओल्ड इकोनॉमी बिजनेसेस, न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस। जो O2C है वहां पे इतना दम नहीं है, बट जो नए न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस है, भले वो जियो हो या रिटेल हो, पिछले 5 साल से जबरदस्त एजीएम में हर बार उसी के ऊपर उनका डिस्कशन रहता है। 85-15 का रेशियो हुआ करता था, और अब धीरे धीरे वो बेटरमेंट की तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स मेजर शेयर ऑफ न्यू इकोनॉमी बिजनेसेस इन द पैट एंड बॉटम लाइंस। सो लेट्स सी, ऐसा ही कुछ अनाउंसमेंट आएगा। एंड आई थिंक मार्केट इज क्वाइट गंगो, इसलिए मार्केट टूट भी रहा है। तो रिलायंस के भाव मेंटेन्ड है, 15 तारीख की न्यूज के बाद ही कुछ ना कुछ। रिलायंस पर इस वक्त आपकी राय क्या है? जिनके पास है वो क्या करें, और जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिनके पास नहीं है उनको तो बहुत बड़ा फोमो हो गया है। मतलब इतनी जबरदस्त मिस की है उन्होंने अपॉर्चुनिटी। ऐसे मार्केट में मुझे याद है 1200 रुपए पे भी ये महंगा लग रहा था,
और 1200 रुपए पे मुझे ऐसा भी याद है कि कई हमारे क्लाइंट्स भी वो सेलिंग करने की बात करते थे, भाई कोई स्टॉक 875 से 1200 हो गया, अब तो बेच ही लेते हैं, और वहां से शॉर्ट अभी तक भी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें शॉर्ट सेलर्स की तो जबरदस्त ट्रैपिंग हुई है। भले ही वो कॉल पुट, दूर दूर के कॉल पुट्स में भी प्रीमियम अच्छे मिलते हैं, तो लोग बाग लुक जाते हैं और वो कहीं ना कहीं बेच रहे हैं। तो जिन्होंने एंट्री नहीं ली है उनके लिए तो एक बार तो राय है कि अभी नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने ले रखी है वो होल्ड करके रखे, और जिन्होंने शॉर्ट सेल कर रखी है वो अपनी पोजीशंस को मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मौका देके काट लें तो ज्यादा समझदारी रहेगी, क्योंकि ये यहाँ पे बहुत जबरदस्त न्यूज बन रही है और बहुत न्यूज रोज आ रही है, कोई ना कोई बड़े अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं और रुकने वाली नहीं है चीज। तो मेरे हिसाब से तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए शॉर्ट सेलर्स को। खरीदने वालों को सलाह है कि वो वेट कर सकते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो इंतजार करें। जो चाहते हैं उनका मैं लेवल से देना चाह रहा हूँ कि 1700 से 1750 का रेंज है, जो कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल लगता है, जहां पे बहुत सेफ्टी के साथ खरीदा जा सकता है। ओके, जब 1700 से 1750 के बीच में दिखे तो आप वहां पैसा लगा सकते हैं, और जरूरी नहीं है, ये मैं आपको एक बार क्वेश्चन करूंगा अपनी तरफ से भी, संदीप जी की तरफ से भी, ये जो लेवल इन्होंने बताया आप इसको ब्रह्म वाक्य न माने और उस पर कूद ना पड़े। आप घर का सारा पैसा लगा दें और बाद में कहें संदीप जैन मुझे फंसा गए, ऐसा न करें। समझदारी इस्तेमाल करें। आपको संदीप जैन का ग्राहक बनना है तो इनसे संपर्क करें, नहीं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर ढूंढें, उनसे बात करें, कंसल्ट करें, उनकी राय पे काम करें। फंड मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। और मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ, बोरोड मनी और बोरोड नॉलेज से स्टॉक मार्केट में जल्दी से पैसे नहीं बनते हैं। तो बोरोड नॉलेज से तो फिर भी बन जाएंगे, बट बोरोड मनी से बिल्कुल भी नहीं बनता। तो अपने पैसे को सुरक्षित रखना आपके हाथ में है, और उसके लिए हम लोग ये जो चर्चा करते हैं यहाँ, ये अपनी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए करते हैं। ये एडवाइजरी प्लेटफॉर्म नहीं है जहां से सलाह लेकर आप उस पर एक्ट करें, ये ध्यान रखें। लेकिन अब संदीप जी ये बताइए कि इस वक्त, इस परिस्थिति में बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई पैसा लगाना चाहिए, बाजार में पैसा किसी भी लेवल पर लग सकता है बशर्ते शेयर अच्छा हो और आपका नजरिया बड़ा लंबा हो। तो अगर अब से 10 साल कोई आदमी इंतजार करने के लिए तैयार है, वो कहता है कि मेरे पास 10 साल का वक्त है या उससे ज्यादा का वक्त है, आप उसे क्या शेयर बताएंगे, क्या खरीदें? देखिए, इस माहौल में जो एक चीज समझ में आई कि मजबूत कंपनियां तो वाकई में मजबूत ही होती है, उनके भाव वापस से आ जाते हैं, बाउंस बैक भी वही पहले करते हैं, और क्वालिटी मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। और 10 साल के लिए कोई स्टॉक को लेना है तो स्टॉक वैसा ही लेना पड़ेगा जिसको लेके आप भूल सको और क्वार्टरली रिजल्ट्स तक देखने की जरूरत नहीं पड़े। और पिछले 10 सालों में भी उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया हो, या 20 सालों में, तो लार्ज कैप्स के साथ जाना चाहिए। जनरली तो मैं मिड कैप और स्मॉल कैप्स स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जाना चाहता हूं और मेरे फेवरेट भी है वो। बट व्हेन इट कम्स टू सच अ लॉन्ग टाइम फ्रेम, जो आपने 10 साल बोला है, तो मैं फिर थोड़ा सा उसी टाइम फ्रेम के स्टॉक्स बताऊंगा। तो पहला जरूर से है आईटीसी। आईटीसी देखिए, ये तो पिछले दिनों काफी मार खाया हुआ है, तो तमाम लोग तो कह रहे हैं बेच के भागो। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, 140 रुपए से 195 रुपए, 200 रुपए तक हो गया, और बहुत बड़ा डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है। तो इन कंपनीज में सबसे बढ़िया बात है, एक तो एमएनसी मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, डिविडेंड पॉलिसी बहुत लिबरल है, फिर एफएमसीजी सेगमेंट है, और प्लस सिगरेट से ये लोग अपने एफएमसीजी की तरफ अपने जो प्रोपोर्शन है टॉप लाइन में उसको बढ़ाने जा रहे हैं। बहुत एग्रेसिव कंपनी है, बहुत बढ़िया कैश है बैलेंस शीट में। तो मुझे लगता है कि आईटीसी, और सबसे बढ़िया बात है, बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है। आप वैल्यूएशंस 20 के नीचे के पी मल्टीपल पे कोई ऐसा स्टॉक मिल जाए जहां पे इतने बढ़िया रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इतना बढ़िया ग्रोथ, सब कुछ दे रहे हैं, तो आईटीसी तो सर्टेनली मैं बहुत खुश होता हूं जब मैं आईटीसी पे गलत पड़ता हूं। शायद ही कभी ऐसा होता होगा कि कोई बात नहीं, नीचे आता है, ये लेने का मौका है, क्योंकि मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि ओवर द पीरियड ऑफ 5 to 10 years इट कैन सर्टेनली बिकम अ बिग मल्टीबैगर। और एक स्टॉक को देखिए 26% का रिटर्न देना होता है हर साल, 10 साल में 10 गुना बनने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। बट आईटीसी मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 10 गुना हो जाएगा, बट जितना भी हो 4 गुना 5 गुना होने का बिल्कुल दमखम रखता है 2030 तक। तो संदीप जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या आपके पास और शेयर हैं, अगर आप और देना चाहते हैं तो जी हाँ, तो आप बताएं, और बता सकते हैं तो बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, आईटीसी है, एचयूएल है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टीसीएस जो रिजल्ट दिए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे कमेंट्री दी है और वर्क फ्रॉम होम को बहुत एग्रेसिवली
इंप्लीमेंट कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल रेवेन्यूज की तरफ जो फोकस है कंपनी का, और टाटा मैनेजमेंट है, कोई इशू नहीं। और एचडीएफसी लिमिटेड जो कि एक बेहतरीन होल्डिंग कंपनी भी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी भी है, और इस कंपनी के भी 3 आईपीओ लाइंड अप है आने वाले 1 साल 1.5 साल के अंदर। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी के आने वाले हैं। एक कंपनी तो मुझे इनकी याद आती है, लेकिन 3 कौन से हैं? एक एचडीएफसी फाइनेंशियल है इनकी ग्रुप कंपनी, एक एचडीएफसी अर्गो है, और एक और एक कोई सिक्योरिटीज वाली कंपनी है जिसका मुझे नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो ये 3 कंपनियां इनकी आने वाली है। तो मुझे लगता है कि, और प्लस ऑलरेडी बहुत अच्छा ग्रुप है, कोई इशू नहीं है। एचडीएफसी बैंक से ज्यादा मुझे एचडीएफसी लिमिटेड अच्छा लगता है। एचडीएफसी में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है, ये मैं डिस्क्लेमर यहाँ साफ कर दूं, और बहुत बहुत पैसा, भारी पैसा कमाया है उसमें। जो लगाया था उसके मुकाबले में देखेंगे तो बड़ा जबरदस्त रिटर्न है। और अपने ग्रुप के जो नए आईपीओ आते हैं जिनका जिक्र अभी संदीप जी ने किया, तो वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसमें प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट देते हैं। ये उस ग्रुप की और बड़ी खासियत है जो बाकी सभी जगहों पे नहीं होता है। संदीप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। या कुछ नहीं, कुछ और आप कह रहे हैं? लास्ट एक और स्टॉक दे देता हूं जब देना ही है। अतुल लिमिटेड एक बेहतरीन, जब केमिकल्स की बात हो रही है, स्पेशलिटी केमिकल्स की, और बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर पास में भी रहा और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देने के लिए जाना जाता है। अतुल लिमिटेड, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड है फार्मा कंपनी जो कि मर्क के नाम से जानी जाती थी, और ये कंपनी फार्मा, ओटीसी, एफएमसीजी सबका एक बढ़िया समावेश है। तो ये 6 स्टॉक्स है जो कि बहुत बढ़िया से आदमी रख सकता है और भूल जाए एक बार। अरे वाह, आपने तो पूरे 6 शेयर दे दिए। मुझे लगता था कि आप 1-2 बताएंगे, लेकिन आपने पूरे 6 शेयरों की लिस्ट दे दी है। और ये लिस्ट देखिए, आपके सामने मैंने स्क्रीन पे लिख दी है, और इसके बारे में और जानकारी लेनी हो, ब्यौरा लेना हो, तो आप ढूंढ के देख सकते हैं। आईटीसी, HUL यानी हिंदुस्तान यूनिलीवर, TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, HDFC हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अतुल लिमिटेड को हम बहुत समय से, मैं इसका नाम बहुत समय से जानता हूँ। एक सेमिनार नाम की मैगजीन आती थी, उसके बैक कवर पर हमेशा अतुल लिमिटेड का ही विज्ञापन होता था। अच्छा, ओके। ये और पीएनजी फार्मा जो पहले मर्क के नाम से जानी जाती थी, ये नाम PGHL है। बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है आलोक जी, PG भी है, PG हेल्थ एंड हाइजीन, और एक PGHL है, PG हेल्थ लिमिटेड। तो अच्छा, ये सफाई भी जरूरी है। PGHL के नाम से देखिएगा। इसके 4200 रुपए के लगभग वाला है। कितने का? वो ऐसे मार्केट के भाषा में ऐसे समझाते हो, 4200 वाला जो है ना, 4400 वाला, तो ये वो वाला स्टॉक है। और वो हाइजीन वाला 10,000 वाला। तो ये जो 4000 जो सस्ता वाला है PNGH, वो वाला आप देखें। ये अच्छा है। संदीप जी बहुत धन्यवाद आपका, बढ़िया आपने आज के मार्केट पे कमेंट्री भी दे दी, कुछ शेयर भी बता दिए, और जो इवेंट्स होने वाले हैं उन पे भी टिप्पणी की। तो जल्दी ही आपसे फिर मुलाकात होगी। और दर्शकों से मैं फिर एक बार आग्रह करूंगा कि आप, अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें, साथ में घंटी बजा दें, और इस वीडियो के लिंक अपने मित्रों परिचितों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।